गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, मैं हूं आमिर हाशिम, साइकोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं शो लेकर जहन ठीक तो सब ठीक। जैसे कि हम हर दफ़ा कोई एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर उसकी डिटेल्स में आपको डिटेल्स उसकी बताते हैं ताकि आप उससे मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकें और उसका जो इलाज और जो उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास या कहीं भी दुनिया में मौजूद है, आप उससे रहनुमाई हासिल करके अपने किसी प्यारे की जान बचा सकें। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उससे रिलेटेड मैं पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि शायद आपने एक इंडियन मूवी माय नेम इज़ खान देखी हो। उसमें वो अक्सर जब वो एक्टर जो हैं, हीरो हैं, वो उनको जब भी वो बात करते हैं या तो वो रैपिड कर रहे होते हैं बात को बार बार, और कभी कभी ऐसी भी उनके गेस्टर्स होते हैं कि उनको अगर जो फ्रंट लाइन होती है मतलब किसी बात की वो समझ आ रही होती है, उसकी जो अंडरलाइन जो बनीथ में जो चीज़ मौजूद होती है वो समझिए। जैसे कि अगर घर में माएँ जैसे बच्चों को कहती है इधर आ मैं तने दसनी है, तो अगर बच्चा उसका रिस्पॉन्स इस तरह करे कि वो माँ के पास आ जाए तो आपको पता है उसका अंजाम क्या होता है। फिर ओरिजिनल में तो माँ कुछ और करना चाह रही है, लेकिन अगर बच्चा इस जो डिसऑर्डर मैं अभी बताऊंगा आपको उसके साथ हो तो बच्चा माँ की तरफ रुजू कर जाएगा, जबकि हमारे जैसे जो समझदार बच्चे होते हैं, थोड़े से ज़हीन होते हैं, वो माँ की तरफ रजू नहीं करते क्योंकि उनको पता है कुछ और होने वाला है। इसी तरह वो कैरेक्टर जो कि हीरो थे, उन्होंने भी इसी तरह के कोई एक्ट किए कि जब उनसे कोई फ्रंट लाइन पे बात की जाती सिर्फ उसको समझते थे। जैसे कि उनकी एक लाइन थी कि जब मैं किसी के घर जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम इसे अपना ही घर समझो। तो वो कह रहे थे कि मैं इसको अपना घर कैसे समझूं जबकि ये मेरा घर ही नहीं। तो इसी तरह जो उसके बनीत में जो नॉन वर्बल क्यूज मौजूद होते हैं वो समझ नहीं आ रहे होते। मूवी का मैंने इसलिए बताया कि शायद आप मूवी को देखकर अपने किसी गिरदोनुमा में मौजूद किसी शख्स या प्यारे को देखकर मालूम कर सकें कि क्या उसमें भी इसी तरह के सिम्टम्स मौजूद हैं, तो आप कोई रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को, ये जो मैंने अभी जिसकी एग्जांपल्स भी आपके साथ की डिस्कस की, इसको जो नाम देती है साइकेट्रिस्ट टर्म में वो कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये है कि एक बंदा फिक्स्ड होता है, उसकी जो बात करने का अंदाज होता है वो भी थोड़ा सा फिक्स्ड होता है, वो कुछ बात को रिपीट करता रहता है बार बार। इसमें जो डिटेल में हम इंफॉर्मेशन लेंगे वो डॉक्टर हुमा से लेंगे जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर हमने उनको दावत दी है। खुश आमदीद डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर हुमा, जैसे कि मैंने जब टॉपिक डिस्कशन हो रही थी तो मैंने सर्च किया, तो इन्फॉर्मेशन लेते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा लिंक आए इस मूवी के, तो फिर मैंने मूवी को भी चेक किया, उसको भी ढूंढा, उसको मैंने देखा भी अगेन, कुछ बातें भी मुझे नजर आई। तो ये क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं कि इस तरह का एक्ट कोई कर रहा है जिसको नाम तो हमने बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा वो रिपीट बार बार करता रहता है अपने काम को, चीज़ को फिक्स्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही है तो क्या क्या रहा है, चाइल्डिश सा बिहेव होता है कि बच्चों की तरह। अगर कोई फायरिंग हो रही है, उस मूवी मैंने देखा तो उसको परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है, वो समझ रहा था कोई शोर हो रहा है, कोई थ्रेटिंग लाइफ थ्रेटिंग चीज नहीं थी उसके लिए, वो समझ रहा था कोई शोर हो रहा है, वो अपने कानों को सिर्फ बंद कर। इसकी ओरिजिनल वजह क्या होती है, मसला कहाँ से स्टार्ट होता है? आपने बहुत डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन दिया। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। एक स्पेक्ट्रम है इसमें सिम्टम्स का। 3 एरियाज़ हैं जो मेनली इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो हमारा सोशल इंटरेक्शन का एरिया कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। अब इंटरेक्शन सिर्फ मैं आपसे बातचीत नहीं कर रही, मेरे कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, मेरे कुछ हैंड मूवमेंट्स हैं, कुछ ये सारे नॉन वर्बल क्यूज़ भी साथ चलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस भी साथ चलते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो बात मैं कह रही हूँ उसका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं होता, उसके बिहाइंड द वर्ड्स कुछ और बात मैं कन्वे करना चाह रही होती हूँ। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन का हिस्सा होती हैं, सोशल इंटरेक्शन का हिस्सा होती हैं। तो इनकी एक तो सोशल इंटरेक्शन में डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ मसले होते हैं, कम्युनिकेशन में कुछ मसले होते हैं, कम्युनिकेशन भी जैसे आपस की कम्युनिकेशन है, और तीसरा बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें बात की कि कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर हो सकते हैं। ठीक है, 3 एरियाज़ में डिक्लाइन होता है, कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में, और बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं क्योंकि इसमें 2-3 डिसऑर्डर्स, अगर देखा जाए 2-3 डिसऑर्डर्स इसमें आते हैं। जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उस मूवी की तो उसमें एस्पर्जर सिंड्रोम पे हाईलाइट किया गया था। ये डिफरेंट तो नहीं है दोनों से? एस्पर्जर सिंड्रोम इसी का एक पार्ट है।
अच्छा। लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें एस्पर्जर सिंड्रोम भी आता है, ऑटिज्म भी आता है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम भी आता है इसमें, ठीक है, और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, 3-4 डिसऑर्डर्स हैं जो इसी अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। ठीक है। सिम्टम्स मोर और लेस मिलती जुलती हैं, स्वेरिटी वेरिएबल होती है। जो एस्पर्जर सिंड्रोम है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की माइल्ड टू मॉडरेट वैरायटी है, ठीक है। तो सिम्टम्स की स्वेरिटी पे इसको डिफरेंट जगहों पे कैटेगराइज किया जाता है। अच्छा, आपने 2-3 पहलू बताया कि एक तो कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो बात नहीं कर पाते, एक ये सवाल है मेरा कि बात नहीं कर पा रहे होते या उनको हेजिटेशन हो रही होती है लोगों में, या गैदरिंग में हेजिटेशन हो रही होती है। दूसरा आपने कहा रैपिडली वो बात को, बिहेवियर को रिपीट करते रहते हैं बार बार। क्या ये सिर्फ बात करने की हद तक उनकी रेपिटेशन मौजूद होती है कि उनके कोई, जैसे कि मैं ये इस तरह बार बार हाथ को हिलाना, या बार बार अपने सर को इस तरह मूव करना, ये क्या थॉट्स में और एक्शंस में भी शामिल होता है सिर्फ बात करने के अलावा? ठीक है, इसमें एक तो जो आपने बात की कम्युनिकेशन की, इनको डिफरेंट एरियाज में डिफ़िकल्टीज़ का सामना होता है। सही। ये आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रखते। आप इनसे बात करेंगे तो ये आपकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद ये आपकी बात सुन ही नहीं रहे। सही। अगर आप इनका नाम लेके बुलाएंगे तो ये आपके अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। नॉर्मली बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चे का नाम लिया जाता है तो वो भागा हुआ आपके पास आता है, आपकी बात सुनता है। इनको ये पता नहीं चलता, या तो ये बिल्कुल बात कर ही नहीं सकते, लैंग्वेज बिल्कुल मिसिंग एलिमेंट होता है, या फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत लिमिटेड वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। मतलब ये सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वो जिस मूवी का हम जिक्र कर रहे थे उसमें उसका माइल्ड टू मॉडरेट वर्जन था, जिसमें वो बात करता है लेकिन बहुत सिंपल सेंटेंसेस बोलता है। तो वो बात क्लियर कट सेंटेंस जो कि अगले बंदे को शायद हेजिटेट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सिंपल सेंटेंसेस के मैं ये हूँ, मुझे ये पसंद है, मतलब वो लंबे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बोल सकते। इस तरह के कम्युनिकेशन में मसले होते हैं, ठीक है। या तो लैंग्वेज है ही नहीं, या फिर बहुत बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है। स्टार्ट, या तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, या फिर स्टार्ट करते भी हैं तो लिमिटेड वर्ड्स लिमिटेड होते हैं इनके पास। फिर अपने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते, फेशियल एक्सप्रेशन को ना तो समझ सकते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। ये अपने फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना तो कोई बात समझा सकते हैं, ना किसी की बात को ये गेस कर सकते हैं। कि जैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा भी आपने देखा होगा, वो माँ का गुस्सा भी पहचान जाता है। आप वही उतनी ही जोर से अगर उसको प्यार से थप्पड़ लगाएं तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो हंसेगा। और अगर वो आपका गुस्सा जज कर लेता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। चेंज होता है तो बच्चा, 2 साल का बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा ये जज कर लेता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। आप खुशी से देखते हैं उसको स्माइल से रिस्पॉन्ड करता है, अगर आप गुस्से से देखते हैं तो वो गुस्सा करता है आगे से। तो ये 1-2 साल में ये बच्चे में चीज़ें आ जाती हैं, तो ये चीज़ें इनकी लैग करती हैं। दूसरा, आपने बिहेवियर की बात की। बिहेवियर जो रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं, जैसे कुछ मूवमेंट्स होती हैं, जैसे ये हैंड फ्लैपिंग करते रहेंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट चलती रहेगी, मतलब इस तरह टू एंड फ्रो की तरह, स्पिनिंग, गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चलती रहती हैं। फिर कुछ अपने आप को सेल्फ हार्म कर सकते हैं, जैसे हेड बैंगिंग है, गुस्सा आए तो अपना सर दीवार में मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अपने आप को कोई चीज़, नोकदार चीज़ छुपा ली, कुछ इस तरह कर लिया, तो सेल्फ हार्म की तरफ भी जा सकते हैं। जब इनको चीज़ों की समझ नहीं आती, ये खुद चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इनको गुस्सा ज़्यादा आता है। एग्रेशन में ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर ये बहुत फिक्स्ड होते हैं, जैसे क्रिएटिविटी थोड़ा सा इनमें लैक करती है। जैसे ये एक फिक्स्ड प्ले, एक ही पैटर्न है इनके खेलने का, ब्लॉक से एक ही तरह की बिल्डिंग बनानी है और हर दफ़ा उसी तरह की बिल्डिंग बनानी है। एक भी ब्लॉक मिसिंग है उसमें से तो इनको मसला होना शुरू हो जाता है। ये अपना ही खेलना पसंद करते हैं, किसी और के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि फिर इनको क्योंकि कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है और इनके फिक्स्ड प्लेस हैं, और अगर कोई और बाहर से आता है तो ये डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। ज़रा सा रूटीन चेंज हो, इनकी फिक्स्ड रूटीन्स होती हैं, ज़रा सी रूटीन में चेंज हो ये अपसेट हो जाते हैं। सही। फिक्स्ड खाने की चीज़ें इनको पसंद होती हैं, उससे चेंज इनको खाने को कुछ दिया जाए, ये इनके लिए मसला होता है। सही। तो बिहेवियर फिक्स्ड होते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं, और ये इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता।
ये नॉर्मली हर टाइम ही ऐसे होते हैं। अच्छा, आपने मुझे कम्युनिकेशन का बताया और बिहेवियर का बताया, तो मेरा एक सवाल है कि अगर ये प्रॉब्लम एक बच्चे में, एक तो मुझे ये बताएं कि एज कितनी पे होता है ये स्टार्ट, या एज कब हम मालूम कर सकते हैं, फिर अच्छा, मेरे फर्दर जो क्वेश्चन। इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब पता चल सकता है। बच्चों में बहुत अर्ली एज से ही हम ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि ये डिसऑर्डर अर्ली एज से ही स्टार्ट होता है, ये बच्चों से ही स्टार्ट होता है और जो बड़ी एज तक जाता है। ये स्टार्ट अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है। अब अगर देखा जाए 6 मंथ्स का बच्चा आपको सोशल स्माइल दे सकता है। 6 मंथ्स का बच्चे को आप अगर देखेंगे, खुश होकर देखेंगे, तो वो स्माइल देता है। अगर 6 मंथ्स का स्माइल पे तो सारे काम करवा रहा होता है पेरेंट्स से। 6 मंथ्स का बच्चा अगर स्माइल नहीं दे रहा, यहाँ से आपने देखना शुरू करना है चीज़ें, ठीक है। 9 मंथ्स का बच्चा आपको आपकी बा 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 इस तरह की आवाज़ें बोल सकता है, ठीक है। इसके 1 ईयर का बच्चा जो है, अगर 12 मंथ्स का, वो बा मतलब वो पहले सिंगल एक वर्ड आपके पीछे रिपीट करना होता है, ये मिला भी लेता है, ठीक है। फिर अगर आप 16 मंथ्स का बच्चा, 16 महीने का बच्चा एक वर्ड बोल सकता है, जैसे कि वो पानी, मम, दुद्दू, कुछ इस तरह की चीज़ें, बाबा, बेबी, एक वर्ड बोल सकता है। 2 इयर्स का बच्चा जो है वो 2 वर्ड्स बोल सकता है, पानी दो, मैंने दुद्धू पीना है, दुद्धू पीना, मतलब इस तरह के वर्ड्स बोल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी है कम्युनिकेशन में, बच्चा ये सब चीज़ें बोल रहा है। 6 मंथ्स का बच्चा स्माइल, 9 मंथ्स का बच्चा कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकता है, ठीक है। जैसे वो गुस्सा अपना शो कर सकता है, वो अपनी चिड़चिड़ापन, अपनी मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन से गेस किया जा सकता है, ठीक है। 6 मंथ्स पे स्माइल, 9 मंथ्स पे फेशियल एक्सप्रेशंस, 12 मंथ्स पे बाबा सिंगल वर्ड, और 16 मंथ्स पे सिंगल वर्ड, ठीक है, जैसे कंप्लीट सिंगल वर्ड, ठीक है, जैसे बाबा, मामा, चाचा, दादा। और 2 इयर्स पे 2 वर्ड्स ज्वाइंट कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर लैक कर रहा है बच्चा कम्युनिकेशन में, तो इसका मतलब है कि कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। फिर 1-1.5-2 साल का बच्चा, जब आप उसका नाम बुलाते हैं तो वो आपकी बात सुनता है, ठीक है, वो आपकी तरफ मतवज्जा होता है। अगर सुनने में, देखिए सुनने का इशू तो पहले से ही पता लग जाता है ना, अगर सुनने का हेयरिंग का मसला नहीं है, लेकिन वो फिर भी आप उसका नाम बुला रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कुछ इश्यूज हैं। तो ये कुछ अर्ली साइंस हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में पिक हो सकते हैं। और मदर्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं अपने बच्चे को लेके, अपने बच्चों के लिए बहुत ऑब्जर्वेंट होती हैं, और वो बहुत पिक कर रही होती हैं साइंस, और वो तो ये कुछ अर्ली साइंस पिक होने चाहिए ताकि इनको अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। आपने जब बच्चों की उम्र का मुझे बता रहे थे तो काफ़ी डिटेल में आपने बताया 6 मंथ्स पे वो कोई फेशियल एक्सप्रेशन देता है, 6 मंथ्स पे स्माइल देता है, 9 पे फिर वो एक्सप्रेशन देता है, 16 मंथ पे जाके वो कुछ वर्ड्स बोल पाता है, 2 ईयर में जाके वो जो ज्वाइन कर। मेरी एक बात ज़हन में आ गई, रिसर्च हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन की, उसमें जो काफ़ी लोगों की ये शायद मिथ थी या क्या बात थी कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्या इसमें कितनी सच्चाई? ये एक इशू, बहुत बड़ा इशू अराइज हुआ था, और उसके बाद इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च हुई थी, और ये साबित हुआ था कि वैक्सीनेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। सही। अगर इसकी कॉजेज़ पे मज़ीद जाएं तो जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर किसी की फैमिली में किसी को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जिनके साथ ये लिंक करता है, जिसमें एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, जिसके साथ ये होता है रीट्स सिंड्रोम होता है, जिसके साथ एस्पर्जर या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ सकता है। तो जेनेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है इसकी। प्लस देखा गया है कि लड़कों में एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ ये बहुत ज़्यादा है, 4:1 रेशो है, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा होता है ये बच्चों में, लड़कों में। और अगर प्री मेच्योर बर्थ हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ इन्फेक्शंस हों, प्रीनेटल कोई इन्फेक्शंस चली हों, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो लंबे अरसे तक चली हों, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर देखा गया है कि पेरेंट्स की एज
स्पेशली मैटरनल एज ज़्यादा हो, माँ की एज अगर 40 प्लस है तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सही। अच्छा, ये जो आपने अभी बच्चों की रेंज भी बताई, आपने बर्थ का भी प्रोसीजर बता दिया। रेंज, अगर स्पेक्ट्रम रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो अगर आगे ये सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए, देखा ना जाए, समझा ना जाए, आगे चल के उनकी स्कूल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, इनमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस उस पर्सन को या उस बच्चे को देखने में नज़र आती हैं? क्योंकि अभी स्टार्ट में अगर इसको डायग्नोज नहीं किया जा रहा तो फिर मेरे ख्याल से स्कूल में जब जाएगा उसको वहां पर भी प्रॉब्लम्स होंगी, शायद वो हाइड कर दी जाएंगी, शायद बच्चे को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है स्कूल में कि ये बच्चा पढ़ने के काबिल ही नहीं है, और बच्चा भी अपने आप को एक विक्टिम रोल में कंसीडर करके ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्क्लोज नहीं कर सकता। टीचर्स भी कहते हैं कि ये एक नालायक स्टूडेंट है, बुरा स्टूडेंट है, तो इसके बारे में हमने क्या अपना वक्त ज़ाया करना, ये इस पे क्या अपना इसके फैमिली से मीटिंग करके बात करनी। तो इसमें आपका क्या मैसेज होगा कि अगर कोई नहीं जांच पाया तो पेरेंट्स और टीचर्स का, जब वो एक बच्चा स्कूल या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कदम बढ़ा चुका तो तब वो क्या करें? अच्छा, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखा गया है कि या तो ये समटाइम प्रेजेंट करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, यानी कि इंटेलेक्ट लेवल उस बच्चे का नॉर्मल से एवरेज से कम होता है, साथ में इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी होती है, या फिर अबव एवरेज इंटेलिजेंट लोगों में, यानी इंटेलेक्ट वाइज वो नॉर्मल से ऊपर होते हैं, उनमें भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखा गया है। तो अब अगर इसको अर्ली ना देखा जाए, जैसे कि बात की, अगर अर्ली साइंस पिक ना किए जाएं तो ऑफ कोर्स स्कूल लाइफ में काफ़ी मसले हो सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में इन बच्चों के साथ काफ़ी मसले हो सकते हैं, बुली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चे आसपास के मजाक उड़ा सकते हैं, एब्यूज़ फिज़िकल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ भी हो सकते हैं ये बच्चे, क्योंकि एट रिस्क होते हैं, इनको चीज़ें समझ नहीं आती, इनको ये एक्सप्रेशंस गेस नहीं कर सकते, ये बॉडी लैंग्वेज से इनको नहीं पता चलता कि ये बंदा क्या चाह रहा है, तो इनके एब्यूज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इनके बुली होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मुकम्मल इलाज नहीं होता, इसको मैनेज किया जा सकता है। तो जितना अर्ली डायग्नोज हो जाए उतना बच्चे पे काम करना आसान होता है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। सही। डॉक्टर हुमा, अभी मैंने आपसे काफ़ी कुछ इसके बारे में जानना है और काफ़ी मेरे सवालात भी हैं। नाजरीन, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, और मैं अभी ब्रेक पर जाने चाह रहा हूँ और इस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके कमेंट्स को भी शामिल करेंगे और आपको रहनुमाई देंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है। किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह व बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है, और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है
वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे Drug होते हैं। barons. यूनिवर्सिटी में Students जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी वो ये अपना करते हैं। ड्रग का खर्चा निकालने के लिए तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है, तो नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीम। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमने कमेंट पढ़ा है तो मिस सुमेरा हैं, मिस उन्होंने पूछा है कि फ़िक्स बच्चों का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मेरे ख्याल से अभी जिस तरफ हम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, मिस सुमेरा आपको आंसर आपका मिल जाएगा। मेरा अब ये सवाल है आपसे मिस कि ये जो सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, एक बच्चा इसमें इंडल्ज हो गया, अब इसकी ट्रीटमेंट, जैसे कि आपने कहा कि इसको मैनेज किया जा सकता है, तो क्या ट्रीटमेंट के क्या पहलू इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्या गोल्स रखे जा सकते हैं जिनको अचीव करके हम इस प्रॉब्लम को कम से कम एक बच्चे में देख सकते हैं और उसकी जो फर्दर लाइफ है, फ्यूचर लाइफ, उसको बेहतर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आमिर हमें इसको डायग्नोज करना है, ठीक है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। पहले एक तो ये कि उसकी डिटेल्ड हमने अकाउंट लेना है उसके पेरेंट्स से, बच्चे का बिहेवियर ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है। अगर वो स्कूल जाता है तो उसके स्कूल टीचर से या आसपास के बच्चों से उसका फीडबैक लेना है, सही, ताकि हम एक कंफर्म हो सके उसके बिहेवियरल इश्यूज़ या फिर उसकी कम्युनिकेशन के मसलों के बारे में हम जान सकें। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखना है कि ये साथ में कोई और मसला तो नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं जिनके साथ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें उसमें जेनेटिक स्टडीज़ की जा सकती है, जिसमें रीड सिंड्रोम या फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वगैरह है जिनके साथ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। अब ये सब जानने के बाद जब आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है कि इट इज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो फिर इसकी मैनेजमेंट की तरफ आना है। पहली तो मैनेजमेंट है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आपने पेरेंट्स को बताना है कि बच्चे को ये मसला है, ठीक है, इस मसले का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या, उसको किस किस जगह पे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। जैसे कि उसको अगर कम्युनिकेशन बैरियर हैं तो आपने पेरेंट्स को समझाना है कि उसको सिंपल बात कही जाए, ठीक है, जो मतलब ऐसी बात ना की जाए जैसे आपने शुरू में बताया कि माएँ अक्सर बच्चों को कहती हैं कि इधर आओ मैं ज़रा तुम्हें ठीक करती हूँ, तो वो असल में तो उसकी फेंटी होनी होती है बच्चे की, तो आपने बता दी, डिस्क्लोज कर दी मेरी बात। एग्जैक्टली, तो वो बच्चे को सिंपल स्ट्रेट बात की जाए, ठीक है, कोई ऐसी बात ना की जाए जिसके दो मीनिंग्स। अच्छा, अगर बच्चे को कहा जाए इधर आओ तुम्हारी पैंटी लगानी है तो फिर क्या वो आ जाएगा? उसको तो पैंटी लगानी ही नहीं है ना हमने, अच्छा, फिर ठीक। उस बच्चे का मसला इसको भी लगानी। नहीं, इस बच्चे को नहीं लगानी। प्लस उसके एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रह रहा है, जो कमरा है, जो घर है, उसमें चेंजेस कम से कम की जाए, क्योंकि इसके माहौल में ज़रा सी भी चेंज होती है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा, ठीक है। एक तो माहौल को कुछ इस तरह का बनाया जाए कि जहाँ पे चेंजेस कम से कम हो, ठीक है, वो जो खेलता है, जो फिक्स्ड प्लेस है या फिक्स्ड रूटीन है, थोड़ा सा उसके साथ चला जाए, उसमें कोशिश की जाए कि इतनी चेंजेस ना हो, ठीक है। फिर बच्चे पे काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे पे काम करना शुरू करते हैं। इसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक ट्रीटमेंट होती है, एनालिसिस करते हैं बिहेवियर पे, बिहेवियर थेरेपी है, अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी। उसमें बिहेवियरल टेक्निक्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं, बच्चे के बिहेवियर पे काम किया जाता है, सेशंस होते हैं, बच्चे के मुताबिक चला जाता है और बच्चे पे काम किया जाता है ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। अगर इस सब के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती, बच्चे का एग्रेशन है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, या उसकी नींद के मसले हैं, खाने पीने के मसले हैं, तो तब इन इश्यूज़ को इंडिविजुअली मेडिकल हेल्प से हैंडल किया जाता है। जैसे अगर खाने पीने के मसले हैं उसके, वो खाना पीना बहुत फिक्स्ड है और वो उसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं खाता, तो आप उसको सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई वाइटामिन्स, कोई फूड सप्लीमेंट्स किसी चीज़ में मिला के, दूध में मिला के वो उसको दे दिए, ठीक है।
अगर उसकी नींद का मसला है तो थोड़ी सी नींद की कोई दवाई शामिल कर दी ताकि उसकी रूटीन बेहतर हो सके, नींद वो प्रॉपर ले सके, क्योंकि जितनी नींद वो कम लेगा उतना ही एग्रेशन ज़्यादा होगा। फिर अगर उसका गुस्से का बहुत ज़्यादा मसला है और गुस्सा अनमैनेजेबल है, वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है, सर दीवार में मार रहा है या अपने आप को किसी और तरह नुकसान पहुंचा रहा है, तो कुछ और भी दवाइयों की मदद ली जा सकती है। एंटीसाइकोटिक लो डोज में स्टार्ट कराई जा सकती हैं ताकि उसके बिहेवियरल इश्यूज मैनेज हो सकें। अच्छा, ये जो ऑटिज्म का बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, क्या उससे बात की जा सकती है? उससे बात की जा सकती है। किस तरह की जाएगी? उससे ड्यूरिंग द प्ले बात की जाती है। उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट किया जाता है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि बच्चा क्योंकि बच्चे की कुछ फिक्स्ड चीज़ें होती हैं ना उसके दिमाग में चली जाती है, उसी प्ले में जाके उससे बात की जाती है, उसी डोमेन में जाके, उसी जगह पे जाके। जैसे वो बच्चा, आप वैसे बात करेंगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा, मतलब आप उसको नाम बुला के उसे कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब वो खेल खेल में उसे बातें समझाई जाती हैं, उसी लेवल पे जाया जाता है और उसी ड्यूरिंग द प्ले उसे चीज़ें समझाई जाती हैं। उसे अगर लर्निंग भी हमने कोई चीज़ सिखानी भी है तो ड्यूरिंग द प्ले ही सिखाई जाती हैं। फिर कुछ देखा गया है कि कुछ ऑटिज़म के बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ होती हैं जो कि बाकी नॉर्मल बच्चों से कुछ ज़्यादा, जैसे गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं इनमें, उनको देखना ज़रूरी होता है कि किस डोमेन में ये एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ रखता है, उनको पॉलिश करना होता है। स्कूल स्पेशल बच्चों के इनके बने हुए होते हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी जाती है और उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाया जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे की पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ें के, वो मूवी में मैंने देखा तो उसी जो मूवी हमने बात की उस मूवी में तो वो शायद मैकेनिक्स और मशीनरी को बहुत अच्छा सा समझता था और रिपेयरिंग में बहुत परफेक्ट था। तो ये कुछ गिफ्टेड चीज़ें होती हैं इन बच्चों में, या कुछ बच्चे जैसे मैथ्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो वो आपने देखना है कि किस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उस तरफ ही इनको लेके जाना है। हमारा मेन गोल होता है कि इन बच्चों को इतना काबिल कर दिया जाए कि ये अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं ली जाती, अगर अर्ली डिटेक्ट नहीं किया जाता, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये सोशली, फिज़िकली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं। तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए और इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये बिहेवियरल टेक्निक्स इस्तेमाल करना ज़रूरी हैं, और ये जितना अर्ली अप्लाई की जाएँ उतना ही फ़ायदा ज़्यादा है। अच्छा, अगर मेरा एक चिम ब्रेन से थोड़ी सी थॉट है कि अगर इलाज ना कराया जाए तो क्या हो सकता है? इलाज ना कराया जाए मसला तो नहीं है ना मेरे ख्याल से? नहीं, ये मतलब फिर इस तरह है कि ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे, अनमैनेजेबल हो जाएंगे, क्योंकि फिक्स्ड पैटर्न्स फिक्स्ड होते जाते हैं। अर्ली जब आपने एक डिटेक्ट चीज कर में लिया, बच्चा बहुत अच्छा है तो हमें क्या जरूरत है इलाज करवाने की? मेरा तो क्वेश्चन ये है। बाकी चीज़ों में तो ख़राब है ना, बाकी चीज़ों को तो मैनेज करना है। अगर उसके बिहेवियर्स कुछ सेल्फ हार्म वाले बिहेवियर हैं, या फिर वो एग्रेसिव है, वो चीज़ें नहीं समझ पा रहा, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना ज़रूरी हैं। प्लस वही बात कि अगर कम्युनिकेशन, वो लोगों की बातें नहीं समझ सकता, इन्हें सोशली भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लाया जाता है कि इनको कम्युनिकेशन बताई जाती है, इनको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना बताया जाता है। इनको कहा जाता है कि जब आपने किसी से बात करनी है तो आपने आई कांटेक्ट रखना है, उसकी तरफ देखना है। अगर आपका कोई, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, जो चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। सही। क्योंकि कुछ बाकी नॉर्मल बच्चों में वो ये सारी चीज़ें हम एनवायरनमेंट से ही सीख रहे होते हैं। हमें कोई ये नहीं बताता कि हमने अगर किसी से बात करनी है तो उसकी तरफ देखना है। हमें कोई ये नहीं बताता कि जब मेरा कोई नाम बुला रहा होगा तो मैंने उसकी बात सुननी है। अनकॉन्शियस लर्निंग, ये अनकॉन्शियस लर्निंग है हमारी एनवायरनमेंट से। इनको ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। तो और अगर ये नहीं सिखाएंगे तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। मतलब लेटर ऑन लाइफ में बच्चे को तो फिर मैनेज किया जा सकता है, उसके पेरेंट्स होते हैं। जब ये बड़ा होगा तो इसके लिए मैनेज करना खुद को भी मुश्किल हो जाएगा और इसके घर वालों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितना अर्ली इसको डायग्नोज कर लिया जाए और थेरेपी वगैरह स्टार्ट कर ली जाए उतना ही बेहतर है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा तो इसलिए पूछा था क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर एक चीज़ में बहुत अच्छा है तो खैर है, बाकी चीज़ों में अगर पीछे भी है तो कोई मसला नहीं। वो उस एक अच्छी चीज़ को उसके लिए ताज समझकर उसकी बीमारी को अंडर द कारपेट कर देते हैं और फिर वो आगे चल के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मसला। डॉक्टर उमा, आपने काफ़ी डिटेल में मुझे बताया। अगर आप इसको रैप अप करते हुए कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई जनरल इंफॉर्मेशन या स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए आप अगर आप बता दें।
इसमें सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ है कि इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। जितना अर्ली इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा उतना ही ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकेगी, मैनेज इसको अच्छे से किया जा सकेगा और बच्चे को एक सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट मेंबर बनाया जा सकता है, एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाया जा सकता है। अर्ली साइंस पिक करने और वो ज़्यादातर मदर्स ही, क्योंकि बच्चों के साथ होती हैं 24/7, वो ही पिक कर सकती हैं। आपने वो जो मैंने पहले बात की कुछ अर्ली डेवलपमेंटल साइंस, जैसे कि स्माइल, वो 6 मंथ्स तक अगर स्माइल नहीं दे रहा, 9 मंथ्स तक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, 1 साल तक कुछ भी बोलना नहीं शुरू किया, तो आपको लाजमी तौर पे किसी से बात करनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि बच्चा इन चीज़ों में लैग क्यों कर रहा है। जितना अर्ली इसको डायग्नोज कर लिया जाएगा उतना अर्ली इसको मैनेज किया जा सकता है और अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इन लोगों को सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी मैंने बात की, अगर ये कुछ एरियाज़ में लैग कर रहे हैं तो कुछ एरियाज़ में ये एक्सेल भी कर रहे हैं। हमें बस देखना है कि जो लैग कर रहे हैं एरियाज़ में उनको उन एरियाज़ में सपोर्ट दी जाए और इतना काबिल कर दिया जाए कि इंडिपेंडेंटली ये रह सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर हुमा आपकी रहनुमाई का, और आपने बड़ी डिटेल से डॉक्टर हुमा ने हमें बताया कि किस तरह पेरेंट्स और गार्डियन बच्चे की हेल्प कर सकते हैं ताकि फ्यूचर लाइफ में उसको कोई ना प्रॉब्लम हो सके। अब तक के लिए यही था, और नेक्स्ट वीक में आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नया प्रोग्राम लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।